नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार में हम प्रवेश कर चुके हैं और विदेशी बाजारों के संकेतों पर नजर डालें। इससे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो है गिफ्ट निफ्टी से आती हुई, जहां पर 21,000 के पार हमने तो इसे जाते हुए देखा ही था। 21,100 का रिकॉर्ड हाई इसने छू लिया। 60 अंकों की स्ट्रेंथ हमने सुबह सुबह वहां बनती हुई देखी और अभी 40 अंक मजबूत यहां ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स 13 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में 23 अंकों की कमजोरी है और एशियन मार्केट्स में ज्यादा गिरावट जापानीज मार्केट निके में दिख रही, जो कि 530 अंकों की यहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है। और बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं उसमें मिला जुला सा ट्रेड दिखाई दे रहा है, कुछ ऊपर तो कुछ नीचे। आप कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो मिला जुला सा ट्रेंड यहां पर भी दिखाई दे रहा है। दायरे का हल्का सा ट्रेड ही बनता हुआ दिख रहा है। तो एग्जैक्टली विदेशी बाजारों में क्या कुछ हुआ है इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। रिकॉर्ड स्ट्रेंथ तो हम देख ही रहे हैं, हमारे मार्केट्स में रही है। बाहर के मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है और अब कहाँ नजर रखनी है? हमारे बाजारों में तो जैसे आपने कहा, शानदार एक्शन आपको रोज ही आते हुए दिख रहा है और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, आप जरूर कह सकते हैं 2 दिन से हल्का कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट अदरवाइज ये हफ्ता नई रिकॉर्ड तेजी वाला रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी आज के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अगर ऐसे ही हम ओपनिंग तक रहे तो एक और नए रिकॉर्ड की तरफ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आरबीआई पॉलिसी पर तो सबकी नजर बनी हुई है, हमारे लिए तो वो बड़ा ट्रिगर है। बट आपने जापान के बाजार की बात करी, वहां पर जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका एक खास रीजन है। इनका जो Q3 जीडीपी डेटा है इसको रिवाइज कर दिया गया है डाउनवर्ड्स। पहले जब इनका जीडीपी डेटा आया था तो वो -0.5% आया था, अब इसे घटाकर -0.7% कर दिया गया है। तो ऑलरेडी नेगेटिव में था आपका जीडीपी और ये जो रिवाइज्ड जीडीपी डेटा आया है ये और ज्यादा परेशानी दिखा रहा है इकोनॉमी के। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निके में अब आपको 500-550 अंकों की गिरावट दिख रही है। वो गिरावट और गहराती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले 1.25% नीचे थे, अब 1.5% से ज्यादा की गिरावट आपको आते हुए दिख रही है। तो निके का जो स्पेसिफिक इंपैक्ट है वो जीडीपी डेटा रिविजन की वजह से आते हुए दिख रहा है। साथ ही बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी पॉलिसी शिफ्ट के संकेत आ रहे हैं। तो जो जापानीज येन है वहां पर आप स्ट्रेंथ आते हुए दिख रहे हैं, उसका भी थोड़ा बाजार पर असर पड़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइंड आपको इन पर्टिकुलर जो जापान की वीकनेस है उसकी वजह बता रहे हैं। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट से कोई आपको खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कल हमने देखा अमेरिकी बाजारों में 3 दिन की नरमी के बाद एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। डाउ अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी छोटे ही दायरे में कारोबार हो रहा है, बट कल हमने देखा 150 अंक की रेंज के बीच करीब 60 अंक ऊपर आपका डाउ बंद होते हुए दिखा। तो 3 दिन की कमजोरी या नरमी जो आप कह सकते हैं, वहां से थोड़े संकेत आपको सुधरते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आईटी शेयर्स में आपने दमदार एक्शन आते हुए देखा है। नास्डैक का लगभग 1.5% कल उछला है। दिग्गज आईटी में आपको बड़ा योगदान आते हुए दिखा और उसमें भी अल्फाबेट सबसे आगे था। अल्फाबेट का शेयर कल 5.25% उछला है। इन्होंने नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जेमिनी, जो कि चैट जीपीटी के खिलाफ कंपीट करेगा और माना जा रहा है कि इसके कुछ फीचर्स चैट जीपीटी से ज्यादा सुपीरियर हैं। तो वहां से बाजार काफी एक्साइटेड हुआ है, इसलिए आपने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में कल 5.25% का उछाल आया। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यहां पर भी अच्छी तेजी थी। मेटा ऑलमोस्ट कल 3% ऊपर रहा। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वहां पर जबरदस्त एक्शन आपने आते हुए देखा। यहां पर हमने देखा करीब एएमडी के शेयर में 10-10.5% का उछाल आपने आते हुए देखा है, क्योंकि ये नया एआई चिप लॉन्च कर रहे हैं। आपको याद होगा एनवीडिया के शेयर में पहले बहुत बड़ी तेजी बन रही थी एआई चिप की वजह से, अब एएमडी ने भी अपना एआई चिप लॉन्च करा है। तो पूरा सेमीकंडक्टर स्पेस भी एक्शन में था, दिग्गज आईटी भी एक्शन में था। यहां से बाजार में लीडरशिप आपको आती हुई दिखी है। बट आज एक अहम डेटा पॉइंट पर बाजार की नजर रहेगी और वो है यूएस के नवंबर महीने का जॉब्स डेटा। 1.8 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। बेरोजगारी 3.9% पर स्टेबल रह सकती है। तो बाजार यहां से संकेत लेगा और अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले ये एक बड़ा डेटा पॉइंट आने वाला है। तो इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वैसे अमेरिकी बाजारों में कोई परेशानी नहीं है, मूड माहौल अच्छा ही बना हुआ है। यूरोप में आपने कल बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखा। हल्की कमजोरी के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए, कुछ ज्यादा एक्शन वहां से भी आपको नहीं दिखा। डॉलर इंडेक्स यहां पर रखिए नजर, 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसला है, बट एसेंशियली रेंज में रहा है। कच्चा तेल आप कह सकते हैं वैसे 6 दिन के बाद हल्का फुल्की कल खरीदारी रही है, बट बहुत ही सीमित दायरे में यहां पर भी कारोबार हो रहा है। 75 के नीचे ब्रेंट है, 70 के नीचे WTI ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कोई परेशानी नहीं है। सोने और चांदी में भी आपको ज्यादा बड़ा एक्शन आते हुए नहीं देख रहे हैं।
कॉपर छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में भी गिरावट जारी है। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है बाजार में। कल अमेरिका में हल्का रिबाउंड था, अच्छी बात है। आज उनका जॉब्स डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी पर तो सबकी नजर बनी हुई है। ओके, चलिए, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में, जिस पर आज हमारे मार्केट्स वीकेंड की तरफ रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स कैसे आज रिएक्ट करेंगे और रणनीति आपको क्या अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज फ्राइडे के दिन क्या रणनीति अपनानी है हमारे मार्केट्स में? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण स्तर कौन से होंगे सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट से कहीं कोई खराबी वाले है नहीं। अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक नस्डैक में अच्छी तेजी हुई, तो वो एक अच्छा संकेत है। हमारे बाजारों के लिए कच्चे तेल के लिहाज से भी अगर आप देखें तो वही 74-75 की रेंज में, वो भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट के संकेत तो काफी अच्छे हैं। अब रहा हमारे अपने संकेतों का सवाल, तो थोड़ा सा धीमापन एफआईएस की खरीदारी में आता हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में भी थोड़ी कैश मार्केट में और थोड़ी वायदा कारोबार में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत सारी ब्लॉक डील्स भी है, तो थोड़े एडजस्टमेंट्स भी है। मेरे ख्याल से आज इंतजार पॉलिसी का रहेगा, क्योंकि बड़ा दिन है, तो पॉलिसी के बाद डायरेक्शन बाजार क्या लेता है वो देखना इम्पोर्टेंट होगा। पॉलिसी तक स्टेबल रहेंगे, पॉजिटिव साइड पर रहेंगे, और जो सपोर्ट है आपके लिए निफ्टी पर, वो कली की तरह ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं उसमें। 20,800, 20,850 ये आपके सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्टॉक पर 20,950, 21,025 ये रेंज होगी जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज बड़ा दिन बैंक निफ्टी के लिए होगा पॉलिसी के लिहाज से। तो पॉलिसी के पहले के लेवल में आपको दे रहा हूँ 46,500, 46,650 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 43,000, 47,200 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मेरे ख्याल से दो तरीके से आज बाजार को अप्रोच करना चाहिए, पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद। पॉलिसी के पहले बाजार स्टेबल मजबूत रहेंगे, और उसके बाद देखते हैं गवर्नर साहब किस तरह का डायरेक्शन देते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली आज है महत्वपूर्ण दिन, तो इस हिसाब से आपको दो पार्ट्स में या दो भागों में ट्रेड करके चलना है, यही राय निकल कर आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं, जो रेंज है, वो आपके सामने। चलिए, आज आरबीआई का ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है, तो इस बार की पॉलिसी में आरबीआई क्या फैसला ले सकता है, और इस पर जी बिजनेस ने एक्सपर्ट्स के बीच में एक बहुत बड़ा पोल कराया है, और उस पोल की पूरी डिटेल्स हैं मेरे सहयोगी कुशल के पास। कुशल, बताइए क्या एक्सपेक्टेड है आज की पॉलिसी से? बिल्कुल, तो कमेंट्री पर तो सबकी नज़र रहेगी, शक्तिकांत दास साहब क्या कहते हैं, पर साथ साथ हमने जो 6 अहम सवाल पूछे हैं इस पोल के दौरान, उस पर आपको फोकस करना है इस पॉलिसी के लिहाज से। सबसे पहला सवाल तो यही था कि आरबीआई जो है इस बारी पॉलिसी में रेट्स में बदलाव करेगा या नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि स्टेटस को, यानी कि बिना बदलाव के ही ये पॉलिसी आने वाली है। न तो रेट घटेंगे न रेट बढ़ने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स इसी वजह से यहाँ पर 100% लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर लगातार 5वीं बार बिना बदलाव के ब्याज दरें बनी रहेंगी। दूसरा सवाल हमने अहम पूछा कि भाई अभी तो ब्याज दरें बनी रहेंगी, पर क्या आगे चलकर रेट कट होगा, और रेट कट होगा तो कब होगा? तो 30% जानकारों का ये मानना है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ पर रेट कट्स की साइकिल शुरू होती हुई नजर आएगी, जबकि जून 2024 के बाद से 70% लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर रेट कट साइकिल शुरू होगा। ऑफ कोर्स पॉलिसी स्टांस को लेकर भी जब हमने बात की तो उसमें भी 100% लोगों का यही मानना है कि जो अभी विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस बना हुआ है वो आगे भी जारी रहने वाला है। अब फाइनली कमेंट्री में भी हमें ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी इंडिकेशंस क्या आती है कि आगे स्टांस कब चेंज होने वाला है, बट इस पॉलिसी में तो ये स्टांस ऐसे ही रहेगा। जीडीपी एस्टिमेट्स में बदलाव होंगे या नहीं, ये सवाल भी काफी अहम था, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो अनुमान था उसके मुकाबले यहाँ पर इस बारी जो जीडीपी आंकड़े आते हुए दिखे वो काफी बेहतर रहे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शक्तिकांत दास हो सकता है कि यहाँ पर जीडीपी एस्टिमेट्स में बदलाव करते हुए नजर आए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है। साथ ही इन्फ्लेशन को लेकर भी जो चिंताएं लगातार बनी हुई है, जिस वजह से पॉलिसी लाई जाती है, प्राइमरली जो फोकस जिसका रहता है उसमें बदलाव हो गया नहीं, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा स्प्लिट था। 30% लोग मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट्स में बदलाव होंगे इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स में, और साथ ही जो 70% लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव नहीं होने वाले हैं। और आखिरी सवाल और अहम सवाल ये था
कि यहाँ पर रिस्क टाइटनिंग मेजर्स क्या और आते हुए दिखेंगे आरबीआई की तरफ से, तो सभी ने यही कहा कि यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर बनी हुई है इन्फ्लेशन और ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। अब सब यही जानना चाहेंगे जीडीपी महंगाई को लेकर क्या स्टैंड बन रहा है, एंड ऑफ कोर्स क्या कटौती अगले साल से होते हुई ब्याज दरों में दिखती है या फिर नहीं। धन्यवाद कुशल पूरी डिटेल के लिए। और याद रहे सुबह 9:45 बजे से आपको रहना है सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस के साथ, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे बेहतरीन, सबसे साफ और बड़ी कवरेज मिलेगी आपको यहाँ बड़े दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट के बीच। आपको बता दें अजय बग्गा सर जाने माने मार्केट एक्सपर्ट तो होंगे ही, अतुल जोशी जी ऑयस्टर कैपिटल के, हेमांग जानी सर जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा एंड ऑफ कोर्स आईबीए के एग्जीक्यूटिव चीफ सुनील मेहता सर भी 9:45 से हमारे साथ होंगे, और अनिल सिंघवी तो होंगे ही, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर। आपके लिए पूरी इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्लीन और सरल तरीके से आपके सामने रखने के लिए आपके काम की बात रखी जाएगी आपके सामने। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां-कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर आपको फोकस करना है। पूरी डिटेल्स अरमान के पास है। अरमान, मॉर्निंग बताइए क्या क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, आज भी अगर आप देखें जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया, आरबीआई पॉलिसी जो है वो 10 बजे है। शाम में कैबिनेट देखेंगे तो कैबिनेट की मीटिंग भी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यहाँ पर डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग होगी है। एजेंडा यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्प की बात करें तो बोर्ड बैठक में कंपनी से जुड़े जनरल मैटर्स यहाँ पर विचार किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। डीसीबी बैंक बोर्ड बैठक में जो प्रपोजल है प्रमोटर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं लगभग 83 करोड़, वहाँ पर जो है विचार किया जाएगा। असाफ एसएफबी यहाँ पर अगर आप देखें 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन वो खत्म होगा 30 दिन का। मंथली अपडेट्स आए हैं। जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम डेटा आता हुआ दिखा है। आईसीसीआई लोम्बार्ड का 16.5% बढ़कर आया है। न्यू इंडिया अश्योरेंस का वहाँ पर लगभग फ्लैट के आसपास ही रहा है। बजाज अलियांस की बात करें लगभग 9% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लगभग 37% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। आईआरबी इंफ्रा यहाँ पर टोटल जो नवंबर का रेवेन्यू देखें तो टोल कलेक्शन 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। इरकॉन इंटरनेशनल यहाँ पर ओएफएस का अपडेट है। ओएफएस के नॉन रिटेल हिस्सा लगभग 4.6 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस आज से खुलेगा। खबरों में जोमेटो यहाँ पर ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जोमेटो में ब्लॉक डील संभव है। सॉफ्ट बैंक 1.1% हिस्सा बेच सकते हैं और लगभग अगर आप देखें डील साइज 1125 करोड़ के आसपास का हो सकता है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस यहाँ पर पीई फंड शेयर होल्डर ब्लॉक डील के जरिए लगभग 1900 करोड़ की ब्लॉक डील जो है यहाँ पर संभव है। 730 के भाव पर शेयर की बिक्री होगी मार्केट प्राइस से लगभग 3.5% के आसपास डिस्काउंट पर। आईएफएल सिक्योरिटीज को सेट से राहत मिलती हुई दिखी है। 2 साल तक नए क्लाइंट्स जोड़ने की जो पाबंदी लगाई थी वो हटती हुई दिखी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम कल 7 दिसंबर से शुरू हुआ क्यूआईपी, और अगर आप क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस देखेंगे 976.1 का है, और 12 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी का इशू प्राइस जो है वो उस पर विचार किया जाएगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पर कंपनी को इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल से टैक्स असेसमेंट मामले में अंतरिम राहत मिलती हुई दिखी है। लगभग 1660 करोड़ के आसपास का असेसमेंट मामला में अंतरिम राहत मिली है। और अंत में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने लगभग 10 लाख जो कि 0.5% शेयर्स है वो 3350 के आसपास के भाव पर खरीदे। अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी अपडेट्स रखने के लिए। तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन शुगर स्पेस से जुड़ी एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर अब रोक लगा दी है। क्यों ये खबर महत्वपूर्ण है, क्या डिटेल्स हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं आशीष के पास। आशीष, मॉर्निंग, जरा बताइए एग्जैक्टली खबर क्या है, पूरी डिटेल्स बताइए और इम्पैक्ट क्या होगा। मॉर्निंग ने देखिए कल तमाम तरीके की खबरें देख रहे थे, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कल बाजार बंद होने के करीब जो है सरकार की तरफ से आधिकारिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। और इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि जो शुगर केन जूस है और शुगर केन सिरप है इससे ही एथेनॉल बनाने पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। काफ़ी तरीके से जो है आप एथेनॉल का उत्पादन गन्ने से कर सकते हैं। इनमें से एक होता है जहां पर आप शुगर का पूरा प्रोडक्शन सैक्रिफाइस कर देते हो जूस के माध्यम से या फिर सिरप के माध्यम से।
इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अब दरअसल अगर आप देखें तो इससे पहले बाजार में खबरें चल रही की थी जो बी हैवी मोलासिस से बनता है एथेनॉल, इसके ऊपर रोक लग सकती है, तो लेकिन इसका बिल्कुल भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जब मैं कंपनीज के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था कॉन्क कॉल्स के, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है काफ़ी जगहों पर, एक तो कोई कंपनी फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देती कि आगे जाकर कितना ब्लेंड होने वाला है, कितना BAV से बनाएंगे, कितना CAV से बनाएंगे और कितना शुगर केन जूस या सिरप से बनाएंगे। लेकिन अधिकतर अगर आप कंपनियों के ट्रेंड को देखें तो बी हैवी मोलासिस से जो है एथेनॉल ज़्यादा संख्या में कंपैरेटिवली बनाया जाता है। तो नेगेटिव तो है कि शुगर केन जूस और सिरप से नहीं बनेगा, लेकिन जितना एंटिसिपेटेड था, लोगों को डर था कि शायद BAV भी इस लिस्ट में आ जाए, उतना नेगेटिव फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा। हालांकि दिन के दौरान और क्लैरिटी का वेट करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सरकार क्योंकि चिंतित थी कि जो चीनी की सप्लाई इससे सुनिश्चित करना सरकार का काम है, तो यहाँ पर इस फैसले से इंडस्ट्री का मानना है कि 20 से लेकर 25 लाख टन ज्यादा चीनी का उत्पादन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी बी हैवी, सी हैवी और शुगर केन जूस ये इतना ट्रिकी क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो एथेनॉल की कीमतें जिन पे सरकार प्रोक्योर करती है ये भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब एथेनॉल से जो शुगर केन जूस और सिरप से जो एथेनॉल बनता है इसकी कीमत होती है तकरीबन 65 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर। बी हैवी से बनता है वो 60 रुपये 73 पैसे, सी हैवी से करीब करीब 49.41 रुपीज़ के आसपास प्रति लीटर पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शुगर केन जूस और सिरप से एथेनॉल बनता है वो महंगा बिकता है, लेकिन जो कंपनीज का ट्रेंड अगर आप देखें तो ज़्यादातर कंपनीज जो है बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बनाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आशीष ने आपके सामने रखा है, बट बेसिक यही है कि जो आप शुगर सिरप की यहाँ पर बात करें जिसका इस्तेमाल एसेंशियली होता था, उसको लेकर यहाँ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दी है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं और कुंवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पहले कच्चे तेल पर फोकस कर लेते। वैसे तो हमने देखा है कि 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया है, लेकिन है तो प्रेशर अभी भी बरकरार। आज क्या करना है कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल थोड़ा मेटल्स एज वेल एज क्रूड में थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी थी। डॉलर इंडेक्स में जो लगातार थोड़ी गिरावट है, क्योंकि कल जो जापान गवर्नर की स्पीच थी उसके बाद येन की स्ट्रेंथ के हिसाब से डॉलर इंडेक्स बिक रहा था। आज भी डॉलर इंडेक्स थोड़ा टैपिड है। मुझे लग रहा है कि आज कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव दिन हो सकता है। क्रूड में बाय करें, 5800 के करीब कल का क्लोज है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5750। एक शॉर्ट कवरिंग, बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, बट 5900 तक की शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो कुछ शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट जरूर मिलेगा। 5750 का स्टॉप लॉस और 5900 तक का टारगेट अपसाइड में कच्चे तेल में बनता दिख रहा है। सोने चांदी में क्या करना है, क्योंकि 2 ट्रेडिंग सेशन सोना संभलते हुए दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए, अब यहाँ पर बेस या बॉटम बन चुका है, खरीदारी की जा सकती है यहाँ से? जरूर सर, बट आज शाम को आने वाले नॉन फार्म पेरोल के डेटा काफी इम्पोर्टेंट हो गए, क्योंकि ये डेटा के ऊपर नेक्स्ट पॉलिसी का निर्भर है। तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी के पहले के सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। तो थोड़ा जो सेफ ट्रेडर्स है वो कोशिश रहे। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो मैंने मेटल्स के लिए बात की, पर्टिकुलर मुझे सिल्वर में लग रहा है कि आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए। 7400 के हम सपोर्ट के करीब वो स्टैंड कर रहा है। 74,000 के बिलो स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट रहेगा 75,000। मुझे लग रहा है कि आज सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। मार्च फ्यूचर में वहां पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। ठीक है, और मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? कॉपर को तो चाइना में जो इंपोर्ट्स बढ़े हैं कॉपर के, उसका फायदा मिल गया, लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स आप ले लें ये सारे अधिकतर मल्टी मंथ लोस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या राय बन रही है? जरूर से काफी कल अच्छी रिकवरी है न्यूज पे थी। मुझे लग रहा है कि आज सेकंड डे एक्सटेंड हो सकते हैं। निकल में भी काफी अच्छी रिकवरी थी, एज वेल एज कॉपर, जिंक, सब में अक्रॉस बास्केट कल रिकवरी थी। आज सस्टेन होनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कॉपर काफी एक सपोर्ट के करीब है। मुझे लग रहा है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना चाहिए, वहां पे सिग्निफिकेंट गिरावट थी। तो शॉर्ट कवरिंग एल्यूमिनियम एंड जिंक में दिख सकता है। एल्यूमिनियम में 195 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करे। स्टॉप लॉस 193 का लगाए। 200 तक के लेवल की उम्मीद में एल्यूमिनियम से कर रहा हूँ। और जिंक 217 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 215। 221 तक की रिकवरी में जिंक से उम्मीद कर रहा हूँ। तो आज एल्यूमिनियम एंड जिंक ये 2 कमोडिटी रहेगी, तो वहां पे आपको फोकस करना।
ओके चलिए, तो मेटल्स में आज जिंक एल्यूमिनियम पर करें फोकस, दोनों में कुछ हल्की खरीदारी की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कच्चे तेल और चांदी पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। आइए अब इक्विटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आज कौन से सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में हमें फोकस करना चाहिए इंफ्रा कंपनीज के ऊपर, क्योंकि इंफ्रा कैपिटल गुड्स यहाँ पे रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और कुछ कमोडिटीज में भी हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे भी हमें लगता है कि एक आने वाले दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। स्पेसिफिकली अगर इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है कि IRB इंफ्रा इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 38.50 के करीब की क्लोजिंग है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। नेक्स्ट टारगेट समझ में आते हैं 42 और 44 के, और करंट लेवल से अगर खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है एट 37 रुपीज। तो 37 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 44 रुपए के फाइनल टारगेट्स के लिए IRB इंफ्रा को खरीद के चले। साथ ही साथ मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि कमोडिटीज में हमें लगता है कि हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है और करंट लेवल से 183 के टारगेट्स नजर आते हैं अराउंड 190, 193 के। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा एट 179। ओके चलिए, तो IRB इंफ्रा और हिंदुस्तान कॉपर पसंद आ रहा है श्रीकांत जी को। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ रखें नजर। आइए फोकस बढ़ाते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की कौन से स्टॉक्स पर नजर है। तो आज अपोलो टायर्स, ये JP मॉर्गन के रिडार पर है। ओवरवेट का स्टैंस यहां पर बरकरार है। टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, पहले 475 का टारगेट था, अब उसे बढ़ाकर 535 कर दिया। तो अपोलो टायर्स ये हमारे रेडार पर आज रहने वाला है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।